आज अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं पादप उत्तक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर। पादप उत्तक संवर्धन ये भी बीएससी थर्ड ईयर का बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है, उसका ये थर्ड यूनिट है और जिसमें प्लांट टिश्यू कल्चर आता है। आज अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, पादप उत्तक संवर्धन क्या होता है, इसको क्यों किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जिसमें इसको पॉइंट बाय पॉइंट अपने को लेना है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी पादप उत्तक संवर्धन करने की। तो पादप उत्तक संवर्धन क्या होता है कि ये वह विधि है जिसके द्वारा पौधे की कोई भी कोशिका, उत्तक या अंग को लेकर पात्रे तकनीकी में रासायनिक तौर पर पूर्ण परिभाषित माध्यम पर प्रकाश, नमी एवं तापमान की नियमित या नियंत्रित दशाओं में एवं जर्महीन दशाओं में संवर्धन करके नए पौधे बनाने की विधि को प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर इट इज ए टेक्निक फॉर कल्चरिंग ए प्लांट सेल, टिश्यू और ऑर्गन on a chemically defined medium under aseptic condition and controlled condition of light, humidity and temperature। तो क्या होता है पादप उत्तक संवर्धन? वह तकनीकी जिसके माध्यम से पौधे की कोशिका, उत्तक और अंग को रासायनिक तौर पर पूर्ण परिभाषित माध्यम एवं नियमित लाइट, प्रकाश, नमी और तापमान की नियंत्रित दशाएं एवं जर्महीन दशाओं पर संवर्धित करने की विधि को प्लांट उत्तक संवर्धन कहते हैं। इस विधि में वन पौधे का कोई भी भाग लेके, चाहे जड़ हो, पत्ती हो, तना हो, कोई भी भाग लेके एक प्रयोगशाला के अंदर अपन अनगिनत पौधे बना सकते हैं। और भी इसमें कोई बायोकेमिकल लेवल पर या फार्मास्यूटिकल लेवल पर कोई भी रासायनिक पदार्थ इसमें काम का है, उपयोगी है, तो उसकी मात्रा भी एक वाणिज्यिक स्तर पर प्राप्त की जा सकती है। तो पादप उत्तक संवर्धन करने का जो मुख्य मेन कारण है वो ये है कि किसी भी तरह से प्रकृति में जो पौधे पनपाने की विधि है, उन विधि के अलावा जो साइंटिफिक विधि है उसको काम में लेते हुए पौधों की जनसंख्या में वृद्धि करना। अब प्रकृति में पौधे किन किन विधियों से पनपते हैं, उनमें मुख्य रूप से ये है कि पौधे या तो बीज से पनपते हैं, या कटिंग से पनपते हैं, या ग्राफ्टिंग से पनपते हैं। तो ये कुछ विधियां हैं जिसके माध्यम से पौधे प्रकृति में पनपते हैं। लेकिन ये जो विधियां बताई है, ये सारी की सारी विधियां हर एक पौधे पर कारगर नहीं होती है, काम की नहीं होती है। इसलिए ये जो पादप उत्तक संवर्धन विधि है, ये बहुत ही कारगर और उपयोगी विधि है, जिसको काम में लेते हुए एक प्रयोगशाला के अंदर सीजन पे बिना डिपेंड रहे हुए अपन अनगिनत पौधे बना सकते हैं। प्रकृति में अपने को सीजन पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे गेहूँ को पर्टिकुलर सीजन में बोते हैं और पर्टिकुलर सीजन में ही उनको लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तक संवर्धन विधि में किसी भी सीजन में इनकी पौधों को पनपाया जा सकता है। तो इसके बहुत से फायदे हैं। तो ये फायदे अपन आगे जाके देखेंगे कि इनकी क्या क्या तकनीकी है और इसको क्यों काम में लिया जाता है। अब थोड़ी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर कब से शुरू हुआ और इसमें मुख्य
सूत्रधार या किसका योगदान रहा है। तो पादप उत्तक संवर्धन का इतिहास की बात करें तो पादप उत्तक संवर्धन का इतिहास कोशिका सिद्धांत से शुरू हुआ माना जाता है। अब क्या होता है कोशिका सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियाशील इकाई को कोशिका कहते हैं। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ इज नोन एज सेल। और कोशिका सिद्धांत क्या होता है? कोशिका सिद्धांत ये कहता है, जो जिसको स्वीडन इन स्वान ने दिया था, दोनों ही जर्मन साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि ईच एंड एवरी सेल आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति उनके पूर्वज कोशिका से होती है। प्रकृति में ऐसी कोई सी भी कोशिका नहीं है जो जिसकी उत्पत्ति बिल्कुल एक ऐसी हो कि उसका कोई पूर्वज कोशिका नहीं हो, ऐसा नहीं है। प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पूर्वज कोशिका से होती है। जैसे इंसान का उदाहरण ले लें तो इंसान की उत्पत्ति भी एकल कोशिका से होती है। और वो एकल कोशिका कौन सी होती है? एक स्पर्म होता है, एक एग होता है, दोनों फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट इज ए सिंगल सेल, और उस जाइगोट से कंप्लीट इंसान का निर्माण होता है। इसी तरह से पौधे के अंदर एक पोलन ग्रेन होता है, एक एग सेल होती है, दोनों फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और पौधे का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि उसकी कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि ईच सेल आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति उसके पूर्वज कोशिका से होती है। और ये मैंने एक इंसान का और पौधे का उदाहरण दिया। अब इसी सिद्धांत को काम में लेते हुए सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर का कॉन्सेप्ट काम में लाया या उपयोग में लिया एक जर्मन वैज्ञानिक थे, गॉटलिब हेबरलैंड। गॉटलिब हेबरलैंड ने क्या किया? इन्होंने 3 पौधे लेमियम पर्पुरियम, आइकोनिया क्रिसेप्स आदि का इन्होंने इस पौधे का एपिडर्मल हेयर और पेलिसेड टिश्यू काम में लिया और उस एपिडर्मल हेयर और पेलिसेड टिश्यू को नॉप सॉल्यूशन पर संवर्धित किया। हेबरलैंड पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने उत्तक संवर्धन करने की कोशिश की और इन्होंने पौधे काम में लिए, लेमियम पर्पुरियम, आइकोनिया क्रिसेप्स, और इस पौधों की इन्होंने जो एपिडर्मल हेयर है या पेलिसेड टिश्यू है वो इन्होंने काम में लिया एज ए एक्स प्लांट। और इन एक्स प्लांट को इन्होंने जो नॉप सॉल्यूशन है उस पर संवर्धित करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से हेबरलैंड को कोई सफलता नहीं मिली। फिर भी हेबरलैंड को उत्तक संवर्धन का जनक कहा जाता है। वो जनक क्यों कहा जाता है?
कि हालांकि हेबरलैंड को कोई सफलता तो नहीं मिली, फिर भी जो कोशिकाएं हेबरलैंड ने कल्चर की थी, उस कोशिका के वो कोशिका मरी नहीं, जिंदा रही और उसके आयतन में वृद्धि हुई। तो पहले तो उसकी सफलता ये थी कि वो कोशिका सरवाइव की, जिंदा रही और उसके आयतन में वृद्धि हुई, ये उसकी सफलता थी। असफलता क्या थी? असफलता ये थी कि ये उसको प्रयोग किया था हेबरलैंड ने 1902 में। 1902 में हेबरलैंड ने प्रयोग किया था और उसके असफलता का मुख्य कारण यह था कि उस समय जब वैज्ञानिकों को न तो कोई जर्महीन दशाओं का ज्ञान था, नो नॉलेज अबाउट नो नॉलेज अब हेबरलैंड ने 1902 में लैनियम पर्पुरियम और आइकोनिया क्रिस्पिस नाम के पौधे से पैलिसेड टिश्यू और स्टेम हेयर या एपिडर्मल हेयर का संवर्धन किया। तो 1902 में जब वैज्ञानिकों को न तो कोई जर्महीन दशाओं का ज्ञान था और न ही कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में कोई ज्ञान था, तो उस समय इन्होंने एक्सप्लांट का जो चयन किया, वो एक्सप्लांट भी बहुत ही टिपिकल था। एक इतना मुलायम और टेंडर एक्सप्लांट इन्होंने काम में लिया जिसके लिए एक खास तरह का पोषण की आवश्यकता होती है। तो पहली चीज़ तो इसके असफलता का कारण ये था कि हेबरलैंड ने गलत एक्सप्लांट का चयन किया। दूसरी असफलता का कारण ये था कि उस समय न तो पीजीआर का ज्ञान था और न ही इस जर्महीन दशाओं का, एसेप्टिक कंडीशन का वैज्ञानिकों को ज्ञान था। तो इन तीन कारणों की वजह से ये हेबरलैंड असफल हुए, लेकिन असफल होते हुए भी हेबरलैंड को पादप उत्तक संवर्धन का जनक कहा गया, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। PTC, गॉटलिब हेबरलैंड। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम एक प्रयोगशाला के अंदर कोशिका को कैसे संवर्धित किया जा सकता है, इसका इन्होंने प्रयास किया और उस प्रयास में उस कोशिका को ये कम से कम 3 से 4 सप्ताह तक उस कोशिका को इन्होंने जिंदा रखा। उस कोशिका के आयतन में वृद्धि हुई, कोशिका मृत नहीं हुई, मरी नहीं। इसी वजह से इसको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है। और इसके आगे फिर टिश्यू कल्चर का बहुत ही लार्ज स्केल पर पादप उत्तक संवर्धन किया जाता है। और आज की तारीख में पादप उत्तक संवर्धन को काम में लेते हुए कई तरह के पौधे की वैरायटियाँ बनाई जा चुकी है, कई कॉमर्शियल लेवल पर इनके बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो बहुत ही उपयोग है। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या स्कोप है, इसको क्यों किया जाता है और क्या लिमिटेशन है। आज तो ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। नेक्स्ट में देखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या लिमिटेशन है।